हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ प्राथमिक सेल डिस्कस किए थे। शुष्क सेल को पढ़ा, डीनियल सेल को पढ़ा, साथ में हम लोगों ने बटन सेल भी निपटा लिया। आज हम लोग कुछ द्वितीयक सेल, कुछ मतलब एक मूलतः द्वितीयक सेल हमारे सिलेबस में है, उसे डिस्कस करेंगे। पहले उसका नाम है सीसा संचायक सेल। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सीसा संचायक सेल, ये संचायक सेल है। इसका मतलब यह ऊर्जा को स्टोर कर पाता है बार बार। सीसा संचायक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें हम ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं, जिसको चार्ज कर सकते हैं, जिसमें चार्जिंग होता है, फिर डिस्चार्जिंग होता है, फिर चार्जिंग होता है, फिर डिस्चार्जिंग होता है। हम लोग के घर में इन्वर्टर में लगे हुई जो बड़ा वाला बैटरा होता है ना, वो जनरली एक सीसा संचायक सेल होता है। बहुत सी बड़ी गाड़ियों में स्टार्टर के लिए, हॉर्न बजाने के लिए, है ना, हम लोग जिस सेल का उपयोग करते हैं वो क्या होता है? सीसा संचायक सेल। चाहे वो कार हो, चाहे बड़े ट्रक हो, बस हो, उनमें हम लोग सीसा संचायक सेल का उपयोग करते हैं। बहुत ही उपयोगी सेल है। डे टू डे लाइफ में हम लोग इसका बड़ा उपयोग करते हैं, है ना। इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, है ना, बहुत सारी विशेषताएं हैं, साथ ही साथ कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। थोड़ा जटिल उपकरण है, तो धीरे धीरे करके एक एक सेक्शंस को डिस्कस करते जाएंगे। पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, फिर कैसे चार्जिंग होता है इसके लिए रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे, फिर डिस्चार्जिंग कैसे होता है उसकी अभिक्रियाएं देखेंगे, फिर उसके बाद सेल को पूरी तरह से समझने के बाद इसकी विशेषताएं और इसकी कमियां भी समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो सीसा संचायक सेल में जो बाह्य पात्र होता है वो कांच का बना होता है, ठीक है। तो कांच का बना हुआ एक बाह्य पात्र लेंगे हम, स्पेशली मेड। तुम यहाँ पर कांच की जगह हार्ड रबर यूज कर सकते हो। कांच की जगह किसका उपयोग कर सकते हो? तो हार्ड रबर, ठीक है। रीज़न क्या है भाई ये कांच या हार्ड रबर यूज़ करने का? तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रखेंगे, H2SO4 का तनु विलयन रखेंगे, और हमें पता है कि उसको हम किसी धातु में नहीं रख सकते। जो धातु से अभिक्रिया कर लेता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ज़्यादातर धातुओं से सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। तो हम लोग उसको नहीं ले सकते, इसीलिए कांच का पात्र लेते हैं, ठीक है। तो किसका पात्र है भाई? कांच का। कांच के पात्र में हम लोग यहाँ विलयन भर दे रहे हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर हमने विलयन भर दिया क्या? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई भी सेल है उसमें सांद्र तो भरा नहीं जाता है ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि सांद्रता बढ़ाएंगे तो चालकता घटती है, प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसलिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को दो जालीदार इलेक्ट्रोड लेने पड़ते हैं। अब जो ये जालीदार इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके होते हैं? तो वो होते हैं सीसा के। कुछ लोग सीसा सुनने से यार, है ना, ये जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आसपास के हिस्से जो हैं वहाँ पर सीसा कांच को भी पुकारा जाता है ना। तो ये सीसा मतलब कांच नहीं है ना। एक बार मेरे रिश्ते में एक दादा लगते हैं, वो मेरे को वो खुद सेव करने वाले थे। अब उसके लिए उन्होंने बोला कि जा सीसा लेके आ जाना। अब मैं यार केमिस्ट्री का टीचर, मेरे को सीसा का मतलब लेड पता है ना। सीसा मतलब क्या होता है? लेड, पीबी, ये पता है मेरे को, ठीक। अब मैं कंफ्यूज बंदा, कॉन्फिडेंस से जा सीसा लेके आ बोल रहा है ना। तो हो मैं कंफ्यूज कि मैं क्या ला करके दूं। मेरे घर में सीसा लेड भी है, ये मेरे को पता नहीं है ना। वो तो मुझे पता है कि पेट्रोल में होता है टेल, पेट्रोल में पता है ना टेल होता है। टेल क्या है? टेट्रा एथिल लीड, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है जिसको पेट्रोल में मिलाया जाता है। बट वो बहुत ही ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, दमा उमा जैसे रोगों के लिए जिम्मेदार है, तो इसीलिए आजकल यूज़ उसका कम हो गया है। बट टेल मतलब टेट्रा एथिल लीड यूज़ होता है। तो बाद में उन्होंने मेरे को समझाया कि वो दर्पण मांग रहे थे, है ना, उसको सीसा बोल रहे थे। तो अब कुछ भी बोल देते हैं लोग, उसको क्या कर लोगे। तो लेड के जालीदार इलेक्ट्रोड लेने हैं, है ना।
और लेड के जालीदार इलेक्ट्रोड, शीशा मतलब यहाँ क्या लेड है ना, तो लेड के क्या लेने हैं हमको, जालीदार इलेक्ट्रोड लेने हैं दोनों ही तरफ, और इसमें हम लोगों को लिथार्ज भर देना है। लिथार्ज एक केमिकल कंपाउंड है, तो वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, उसको पेस्ट के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने PbO ये डाला, दोनों ही तरफ क्या भर दिया, PbO। अब क्योंकि PbO से भरे इलेक्ट्रोड सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबे हैं, तो होता क्या है कि कुछ PbO जो है लेड ऑक्साइड H2SO4 से रिएक्ट कर जाता है और बना लेता है PbSO4 और साथ में बनाता है H2, ठीक, PbSO4 प्लस H2 ये बनता है लेड सल्फेट। तो क्योंकि कुछ मात्रा में लेड सल्फेट बन जाता है, इस कारण से तुम देखते हो लिथार्ज मतलब PbO के साथ ये दोनों ही इलेक्ट्रोड में लेड सल्फेट PbSO4 भी आ जाते हैं, है ना। तो रचना क्या है, कांच का बाह्य पात्र जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है, लेड के जालीदार इलेक्ट्रोड जिसके अंदर PbO मतलब लेड ऑक्साइड का पेस्ट भरा है। अब उसको डुबोने पर उसमें आंशिक रूप से क्या आ गया, लेड सल्फेट आ गया है ना। तो ये रचना हो गई आवेशन क्रिया से पहले, चार्जिंग से पहले। अब चार्जिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये सेल है इसको एक बाह्य विद्युत वाहक बल स्रोत से एक बड़े बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। अगर बैटरी ना हो तो हम इसकी जगह HVR का उपयोग कर सकते हैं। HVR का पूरा नाम है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। हाई मतलब उच्च, वोल्टेज मतलब विभव, रेक्टिफायर मतलब जो AC को DC में बदलता है। क्योंकि जो सेल है वो DC से ही चार्ज हो सकता है, प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं करता कभी। तो अगर हम यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दे रहे हैं या उसकी जगह HVR जोड़ दे रहे हैं, तो ये DC रहेगा, एक सिरा पॉजिटिव दूसरा सिरा नेगेटिव रहेगा। तो आवेशन क्रिया के लिए हम लोगों ने इस तरह जोड़ दिया, तो होगा क्या, जो एक सिरा है जो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कुछ इस तरह से, और दूसरा सिरा जो नेगेटिव से जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कुछ इस तरह से, है ना। हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं आवेशन क्रिया। आवेशन क्रिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्जिंग, ठीक। हम बोलते हैं ना मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, इसे चार्जिंग में लगाए हैं, है ना, ठीक। कई बार फ़ोन नहीं उठाते हैं तो बहाना होता है हमारा कि फ़ोन चार्जिंग में था, साइलेंट था, इसलिए नहीं उठा पाए, तो चार्जिंग करने के लिए छोड़ दिया, है ना। सोचो अगर हिंदी में बोलना पड़ता तो बोलते मेरा मोबाइल निरावेशित हो गया है, इसे आवेशन क्रिया में रखा है ना, तो ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है ना, ठीक। मोबाइल जो है उसे आवेशित करना है, तो चार्जिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस एक बाह्य विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा, जो जल है H2O, मूल अपघट्य यहाँ पर जल है, H2SO4 कम मात्रा में है, वो जल को आयनित कर रहा है। H2SO4 H2O अपघटित होकर क्या हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन मुक्त करेगा, है ना। जल अपघटित होकर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन। धन प्लेट पर हम ऐसा लिख सकते हैं, तो धन प्लेट पर क्या होगा, धन प्लेट पर जो PbO है उसके पास आ जाएगा O-2, क्योंकि धन के पास तो ऋण आकर्षित होता है। तो जैसे PbO देखेगा, Pb का लेड देखेगा कि भाई इसके पास O ट्वाइस माइनस आया है, तो लेड +2 क्या करेगा, यहाँ पर एक्साइटेड होकर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, +4, ठीक है। +4 में बदल जाएगा, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए खुद +4 में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो यहाँ बन जाएगा PbO2 +2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ लेड का ऑक्सीकरण हो रहा है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 में बदल रही है, तो इसको हम लोग एनोड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, एनोड। तो धन प्लेट यहाँ पर किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। ध्यान देंगे, अगर यहीं पर हम लोग लेड सल्फेट PbSO4 का भी रिएक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, O-2 के साथ रिएक्ट करेगा। और तुम देखो जल तो यहाँ ला ही सकते हो, क्योंकि जल तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर रिएक्शन कराओगे तो यहाँ भी बन जाएगा ये O और ये Pb मिलकर के PbO2। अब बच गया कौन, ये H2 और ये SO4।
ये बन जाएगा H2SO4 और इस क्रिया में भी 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। तो हो क्या रहा है, धन प्लेट पर चाहे वो PbO हो चाहे PbSO4 हो, वो PbO2 में बदल जा रहा है। किस में बदल जा रहा है, अच्छे से ऑब्जर्व करो, PbO2 में, ये इसमें बदल गया है ना। कौन बदला है, PbO और PbSO4। वो कौन से प्लेट पर था, धन प्लेट पर। धन प्लेट का PbO और PbSO4 PbO2 में बदल गया। इसी तरह से हम धन प्लेट पर जो हुआ उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ऋण प्लेट का भी लिख सकें। यहाँ स्पेस डेवलप कर लेते हैं थोड़ा छोटा। अब धन प्लेट का लिख लिया, आगे लिखते हैं कौन से प्लेट का, ऋण प्लेट का। तो ऋण प्लेट पर अब क्लियर ही है, धन प्लेट अगर एनोड है तो ऋण प्लेट क्या होगा, कैथोड होगा। उसको कैथोड लिख ले रहा हूं। कैथोड पर क्या होगा, अब कैथोड नेगेटिव प्लेट है, इस पर हाइड्रोजन आयन आएंगे। तो जो PbO है इसके पास अगर हाइड्रोजन आयन आता है तो हाइड्रोजन करेगा क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, H2O। तो यहां तुम देखोगे कि लेड +2 है, +2 के रूप में है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बना लेगा लेड। लेड +2 से 0 में आ रहा है, अपचयन हो रहा है, और जिसका जहां पर भी अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये कैथोड की तरह कार्य करेगा, सिंपल। इसी तरह से तुम चाहो तो यहाँ पर PbSO4 भी लिख सकते हो और 2 हाइड्रोजन लेकर के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा लो और Pb में बदल दो और यहाँ बन जाएगा H2SO4। ठीक है, तो लॉजिकल बात यह है कि यहाँ का जो लेड है, लेड सल्फेट या लेड ऑक्साइड है, वो किस में बदल गया है, लेड में बदल गया है। तो कैथोड का लेड ऑक्साइड और लेड सल्फेट लेड में बदल जाएगा और एनोड का लेड ऑक्साइड और लेड सल्फेट लेड डाइऑक्साइड PbO2 में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये रासायनिक परिवर्तन होंगे और विद्युत ऊर्जा रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करेगी और अंदर में रासायनिक परिवर्तन के रूप में स्टोर हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो सेल है वो चार्ज हो गया, आधा काम खत्म, चार्जिंग कर लिए। अब बैटरी को चार्जिंग किस लिए किए थे, है ना, ताकि हम डिस्चार्ज कर सकें, है ना। घर में हम लोग इन्वर्टर को चार्ज करके रखते हैं, लाइट गोल हो जाता है तो घर में लाइट तब भी बनी रहती है, वो इन्वर्टर अब डिस्चार्ज होता है, मतलब इन्वर्टर की बैटरी अब डिस्चार्ज होती है, घर में लाइट बना रहता है। हम टीवी देखते रहते हैं, मैच बीच में रुकता नहीं, है ना। अगर तुम IPL का फाइनल देख रहे हो और अचानक से लाइट गोल हो जाए तो बड़ा ही तकलीफ होगा। हाँ, तो तुमको अगर उसको देखते रहना है तो घर में इन्वर्टर लगा के रखो, बैटरी को चार्ज रखो, चार्ज बैटरी डिस्चार्ज होगी, अपने घर का टीवी चलता ही रहेगा, सिंपल। तो यहाँ पर सीसा संचायक सेल की आधी क्रिया हो गई है। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, आवेशन क्रिया। आवेशन क्रिया के बाद अगला हिस्सा क्या कहलाएगा, निरावेशन क्रिया। निरावेशन क्रिया, निरावेशन क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्चार्जिंग। बड़ा ही प्यारा है। अब हम लोग के पास सेल है, बस उसमें थोड़ा सा जो स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट आया है उसको डिस्कस कर लेंगे। केमिकल कंपाउंड जो है वो बदल गए हैं, है ना। तो जो केमिकल कंपाउंड अभी बदले हैं वो क्या हैं उनको देख लेते हैं। देखो, पहले तो मैं कांच का बाह्य पात्र बना ले रहा हूं, ठीक है। तो कांच का पात्र था, बड़ा ही प्यारा पात्र। हमारे पास कांच का एक पात्र है, ठीक है। अब इस कांच के पात्र में हम लोगों को क्या करना है, 2 शीशे के जालीदार इलेक्ट्रोड लगाने हैं। ये शीशे के जालीदार इलेक्ट्रोड नंबर 1 और जालीदार इलेक्ट्रोड क्रमांक 2 हो गए।
यहाँ पे एक विलयन भरा होगा, विलयन किसका है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक, बट जो धन प्लेट था उसमें अब हम देखेंगे कि कंपाउंड चेंज हो गया है। यहां आ गया है कौन? PbO2, और दूसरे तरफ हम देखेंगे यहां भी कंपाउंड चेंज हो गया है, यहां आ गया है लेड। तो तुम में से कुछ लोग समझ रहे होंगे सर ये लेड के जालीदार इलेक्ट्रोड में लेड ही आया है। नहीं, तो कुछ अलग लेड है। हाँ, ये सॉफ्ट लेड है, वो हार्ड लेड है ना। अब तुम लोहे से लोहे को काट सकते हो ना। लोहे से लोहे को कैसे काटते हैं? लोहे की बने कटर से उसे काटते हैं, कटर से घिस घिस के काटते हैं। दोनों लोहा बराबर होता है? नहीं, जो लोहे से ब्लेड बनाया जाता है वो पिटवा लोहा होता है, उसे पीट पीट कर उसका घनत्व तो बढ़ा दिया जाता है। जो लोहा हम काट रहे होते हैं वो ढलवा लोहा होता है, वो अपेक्षाकृत कम घनत्व का होता है। तो ये जो लेड के जालीदार इलेक्ट्रोड हैं वो उच्च घनत्व वाले हैं, उसे हार्ड लेड कहते हैं। वो जनरली रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये जो अभी अभी प्रेसिपिटेट किया है, जो अवक्षेपित हुआ है, वो सॉफ्ट लेड है और वो क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। अब मुझे डिस्चार्ज करना है, चार्ज सेल को डिस्चार्ज करना है, तो कोई ना कोई एक उपकरण लगाना पड़ेगा बाहर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों को एक लोड से जोड़ देते हैं। लोड क्या है? तो वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग लोड के नाम से एक बल्ब लगा दे रहे हैं, ये सबसे सस्ता लोड है, आराम से, है ना। रियल लाइफ में भी लगाना आसान क्योंकि सस्ता है, और चित्र भी बनाना आसान। तो मैंने एक बल्ब लगा दिया, अब बल्ब जलेगा। निरावेशन क्रिया लिखते समय दिमाग में ये बात रखें कि हमें जो था वही बनाना है। अब ये एक द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल मतलब चार्जिंग होगा, डिस्चार्जिंग होगा, तो फिर चार्जिंग होगा। तो डिस्चार्जिंग होते समय याद रखेंगे कि चार्जिंग में जो था वो बनना है पहले, है ना। पहले बदल क्या गया है? लेड और लेड ऑक्साइड लेड डाइऑक्साइड में बदल गए हैं, और लेड ऑक्साइड और लेड सल्फेट जो हैं वो लेड में बदल गए हैं, है ना। दोनों ही इलेक्ट्रोड में ये परिवर्तन आया है। अब उन परिवर्तन से हमें याद रखना है कि PbO2 फिर वापस से किस में बदल जाएगा? PbO और PbSO4 में बदलेगा, और इधर का Pb भी वापस किस में बदलेगा? PbO और PbSO4 में बदलेगा। हमको पहले से प्रोडक्ट पता है, ठीक है, हम कुछ और नहीं बना सकते, हमको पहले से प्रोडक्ट पता है, तब ना फिर से उसका चार्जिंग करोगे रे। हाँ, चार्जिंग करने के लिए जैसा था वैसा करना तो पड़ेगा। तो निरावेशन क्रिया को भी फिर से विद्युत अपघट्य से लिखो। कौन है यहाँ पर? जल। जल अपघटित होकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन। अब तुम बताओ यार, ऑक्सीजन Pb के पास आएगा तो PbO देगा, कि PbO2 के पास आएगा तो PbO देगा? नो डाउट ऑक्सीजन लेड के पास आएगा तब ना PbO देगा। तो तुम इसको देख सकते हो, है ना। Pb जो है वो O-2 के पास आया, मतलब O-2 जो है वो Pb के पास आया, तो क्या बना? PbO, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन थे आगे गए? 2। ध्यान देंगे यहाँ लेड जो है वो लेड +2 में बदल रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, ठीक है ना। मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? एनोड। तो हम क्या लिख सकते हैं? एनोड पर। एनोड कौन है? ये है, ठीक। अब Pb को PbO में बदलना था तो ऑक्सीजन ही लाएंगे तभी बदलेगा, पर वो PbSO4 में भी बदलेगा। तो उसके लिए तुम Pb के साथ O-2 में जब तक यहाँ H2SO4 नहीं जोड़ोगे, कैसे बनेगा का बेटा PbSO4? कुछ तो होना चाहिए ना, सल्फेट अल्फेट लेफ्ट में। तो उसके लिए हम लोग H2SO4 डाल देंगे। सर H2SO4 कहाँ से आया? उसी का तो विलयन है, तो H2SO4 की क्या कमी होगी, है ना। तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर तुम इसको PbSO4 में बदल सकते हो। अब PbSO4 बन गया तो साथ में क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, और साथ में हम देखेंगे कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। तो एनोड क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, वो Pb से PbO और PbSO4 में बदल गया। दूसरा सेक्शन नो डाउट क्या होगा? कैथोड होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा? है क्या यहाँ पर? PbO2 है, और यहाँ कौन आएगा? ऑक्सीजन यहाँ जा चुका है, तो दूसरी तरफ कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन आएगा
तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बना लेगा H2O और साथ में यहाँ बन जाएगा PbO। पर ध्यान से देखें यहाँ लेड जो है वो +4 के रूप में है और इधर लेड जो है वो +2 के रूप में है। तो +4 से +2 में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर तुम्हें लेफ्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखने पड़ेंगे, तभी ऐसा होगा। ठीक वैसे ही अगर तुम PbO2 से PbSO4 बदलना चाहो, क्या बदलना चाह रहे हो तुम, PbSO4, ये। तो अब यहाँ पे केवल हाइड्रोजन लाने से तो काम नहीं चलेगा, सल्फेट भी तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और H2SO4 ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, PbSO4। क्या बन जाएगा, PbSO4। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2H2O। ठीक, और ध्यान से देखेंगे फिर यहाँ Pb +4 से +2 में बदला है, तो इसके लिए फिर से कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 2। ध्यान से देखेंगे एनोड क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और कैथोड क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक, आवश्यक 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत परिपथ से बहने लगेंगे और 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा बंदर को हो जाएगा। 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा किसको हो जाएगा, एक बंदर को। बंदर कौन है, बल्ब। बल्ब क्या करने लगेगा, जलने लगेगा, और क्या, बल्ब जलने लगा। इस तरह से रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई, रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई, विद्युत रासायनिक सेल जो है वो कार्य कर रहा है यहाँ पर। ध्यान से देखेंगे तो फिर से एनोड पर Pb और PbSO4 बन गया है, कैथोड पर भी वापस Pb और PbSO4 बन गया है। फिर से हम इसका अब चार्जिंग कर सकते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते रहना है, कुछ खत्म हो नहीं रहा। पर बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते समय हम देखते हैं कि गर्मी पैदा होती है, चार्जिंग करते समय भी आंतरिक प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और डिस्चार्जिंग होने के दौरान भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के कारण जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो पानी गर्म होता है, गर्म होकर वाष्प बन जाता है, कुछ हिस्सा जल वाष्प में बदल जाता है, तो पानी थोड़ा थोड़ा उड़ जाता है प्रयोगों के दौरान, तो उसके कारण पानी कम हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी समय में हम लोगों को इसमें आसूत जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर भरना पड़ता है। आसूत जल कुछ नहीं, शुद्ध जल होता है, आसवन, जिसको कई बार आसवन करके बनाया गया होता है उसको बोलते हैं आसूत जल, डिस्टिल्ड वाटर। उसको डालते हैं हम लोग, इसमें डालते रहना पड़ता है, पानी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से निरावेशन की क्रिया खत्म हो जाती है। ठीक, जब सारा लेड डाइऑक्साइड Pb और PbSO4 में और लेड Pb और PbSO4 में बदल जाता है तो निरावेशन की क्रिया समाप्त हो जाती है, बैटरी लो हो जाता है। इन्वर्टर से जोड़े हैं तो टी 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 करने लगेगा, और क्या, तुम समझ जाओ अब थोड़ी देर में जाने वाला है बाबू, है कि नहीं। जब पूरा चला जाएगा तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग करेंगे, फिर आवेश इकट्ठा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग करते रहेंगे। कौन सा सेल है, द्वितीयक सेल है, यूज एंड यूज सेल, जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसा सेल है। ये जो सीसा संचायक सेल है, इसकी क्या विशेषता है, इससे हम लोग नियत विभव प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नियत विभव प्राप्त कर सकते हैं। जब तक सेल फंक्शन में है, मतलब कार्य कर रहा है, तब तक ये किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं करता है ना, मतलब किसी तरह का कोई, मतलब प्रक्रिया के दौरान तुम्हारे घर में कोई गंदगी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, बढ़िया है ना, मतलब अच्छा सेल है। ठीक, इससे कांस्टेंट वोल्टेज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, नियत विभव प्राप्त कर सकते हैं, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। पानी डालना है, हाँ पानी ही तो डालना है, कितने का आएगा पानी, हाँ डिस्टिल्ड वाटर खरीद लो तुम, उसको डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है ना, तो कम खर्चीला है, बहुत लंबे समय तक टिकाऊ। एक बैटरी खरीद लो, 3, 4, 5 साल आराम से चलता है। 2-2 साल का तो बैटरी का, तुम सोचो कि बैटरी कितने अच्छे हैं। एक सीसा संचायक सेल तुम खरीद करके आते हो, 2 से 3 साल की तो वारंटी रहती है ना। तो बैटरी बनाने वाली कंपनी बेवकूफ़ है जो 3 साल की वारंटी दे रही है। 3 साल तक कुछ होना नहीं है उसको, तो कहीं नहीं दे देगा वारंटी, समझ आया, तो वारंटी दे रहा है। ये बैटरी रिसाइकल हो सकती है। जब भी तुम कोई बैटरी खरीदने जाते हो तो तुम अपनी पुरानी बैटरी बेच सकते हो।
पुरानी बैटरी के मेजॉरिटी पार्ट जो हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं, तो मतलब पुनरुपयोगी है। एक बार तुमने उसका क्षमता कम कर लिया तब भी तुम उसे दोबारा उपयोग में ला सकते हो। तो तुम्हारी जो पुरानी बैटरी है, मान लो तुमने 5000 की बैटरी खरीदनी है, तो तुम्हारी पुरानी बैटरी का 1500-2000 मिल जाता है, तो रिसाइकल हो जाता है। तो अच्छा सेल है ना। इसके दोष अगर बोलें तो क्या कमियां हैं? भारी है भाई, बहुत भारी है। मतलब अगर तुम चोर को बोलो ले जा तो नहीं ले जा सकेगा भाई, है ना। बड़ा वाला बैटरा को धर के ले जा बोलने से अकेले नहीं ले जा सकेगा। 2 आदमी पकड़ करके बड़ी मुश्किल से ऐसे करके लेके जाना पड़ता है, 2 आदमी पकड़ करके, है ना। उसमें भी अगर तुमको 50 मीटर लेके जाना है तो उसमें 10 बार रखोगे, है ना। इतना भारी है, तो बहुत ही भारी भरकम है। भारी है तो इसका मतलब फिर अब तुम अगर ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसका उपयोग करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर भारी बैटरी है तो गाड़ी का वजन भी तो बढ़ जाएगा, है ना। और भारी गाड़ी तुम्हें खींचे कि बैटरी खींचे, है ना। ठीक, गाड़ी हम लोग इसलिए बनाते हैं ना कि वो हमें खींच के ले जाए, हमारे सामान खींच करके ले जाए। और बैटरी जितना वजनी हो जाएगा कि उसी को खींचने में प्राण निकल जा रहा है उसका, तो क्या फायदा निकलेगा। तो भारी है बहुत, है ना, क्वाइट हैवी, बहुत ही हैवी। इसमें कौन है? लेड है। और लेड जो है बहुत तरह के श्वास रोग के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए तो आजकल हम टेल यूज करना बंद कर दिए, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस, उससे गाड़ी स्मूथली चलता है। वो लाल कलर का, हरा कलर का लिक्विड जो अपन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं पेट्रोल में, अब भी कुछ जगहों पर बचा हुआ है, पर तुम जितने भी मेट्रो सिटीज में जाओगे अब वहाँ पर टेल यूज नहीं होता वो, है ना। हम लोग बहुत समय तक देखे कि पेट्रोल टंकियों में लिखा हुआ होता था शीशा रहित पेट्रोल, मतलब शीशा नहीं है उसमें। शीशा होने से क्या होगा? शीशा होने से पॉल्यूशन होगा, दमे की बीमारियां होंगी, श्वास युक्त बीमारियां होंगी, है ना, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अगर हम बैटरी को मैनेज ना करें, जैसे कि इंडियन कल्चर में हम देखते हैं, हमको जो यूज नहीं हम फेंक देते हैं उसको, है ना। हमको बैटरी को वेंडर को देना चाहिए जो उसको रिसाइकल करे, है ना। उसको ऐसे ही यूं ही उठा करके कहीं भी नहीं फेंक देना चाहिए। अब यूं ही उठा करके तुम कचरे में फेंक देते हो बैटरी को, तो लेड मुक्त होगा, वो वातावरण में जाएगा, श्वास जनित रोगों को उत्पन्न करेगा। तो इस कारण से पॉल्यूटेंट है जब इसको प्रॉपर्ली मैनेज न किया जाए तब। ठीक है, समझ आया। देखो, बहुत समय तक उपयोग न करने पर किसी भी तरह के सेल में दिक्कतें आती ही हैं, तो बैटरी को रेगुलर यूज करना चाहिए। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हें ईवी खरीदना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है, तो तुम याद रखना कि जी जैसे हम लोग पेट्रोल व्हीकल्स को यूज करते हैं, खासकर जैसे मैं यूज करता हूँ कि भाई मेरे को जब यूज नहीं करना होता तो मेरी गाड़ी घर में खड़ी रहती है ना। 5 साल 7 साल हो गया, मैंने मुश्किल से 30-35 हज़ार किलोमीटर ही चलाया, है ना। ठीक, तो मतलब मैं चलाता ही नहीं हूँ। 2 महीना तक नहीं चली, फिर उसके बाद सेल्फ स्टार्ट किया, चले गए, घूम के आ गए, फिर वापस रख दिया। तो इस तरह से तुम पेट्रोल व्हीकल के साथ ट्रीट कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करोगे कि चार्जिंग मेरा मन करेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं तो रहने दे, तो उससे तो बैटरी खराब हो जाएगी, है ना। कभी भी किसी बैटरी को पूर्णतः डिस्चार्ज या पूर्णतः चार्ज नहीं करना चाहिए, उससे उसका लाइफ कम होता है ना। अगर हम लोग कंप्लीट चार्ज करके रख दें, है ना, फुल चार्जिंग में रख दें, तो क्या हो जाता है, वो लेड में बदल जाता है। और ये लेड समय के साथ धीरे धीरे हार्ड लेड में बदल जाएगा। सॉफ्ट लेड जरूर है ये, बट अगर यूज ना करें तो धीरे धीरे हार्ड लेड में बदल जाएगा। तो फिर रासायनिक रूप से एक्टिव नहीं रहेगा, घुलेगा नहीं, तो फिर सेल की दक्षता, सेल की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, है ना। तो इस तरह से तुम देखोगे कि हाँ, डेंजरस है भाई H2SO4 है इसके अंदर, तनो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। वो एक मूवी बनी थी ना, गंगा जल मूवी देखे हो? हैं, गंगा जल मूवी में आग फोड़ने के लिए उन लोग किसका उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का। वो लेके कहाँ से आते हैं? एक सीन देखना उसमें, जब वो सल्फ्यूरिक अम्ल लेके आते हैं तो कहाँ से लेके आते हैं? एक कुछ जीप टाइप का चीज होता है, वहां से बैटरी से निकाले रहते हैं ना। तो इसके अंदर में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो क्वाइट डेंजरस ना, है ना। आँख फूट जाता है लोगों का, मूवी बन जाती है गंगा जल नाम से, कम है ना, आँख फोड़ देते हैं उसमें। तो वही सल्फ्यूरिक एसिड को मुंह में छिड़क देंगे किसी के, अगर दिमाग आ गया तो, है ना, मतलब दिमाग क्या है, बदमाश हो गया तो, है ना, ठीक, राक्षस हो गया तो सल्फ्यूरिक एसिड छिड़क देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है तो काफी खतरनाक होता है। इस तरह से हम लोगों ने ये वाला सेल को कंप्लीट किया बेटा, है ना। सीसा संचायक सेल खत्म हो गया। अब सीसा संचायक सेल के बाद जो हम लोग के सिलेबस में बचा हुआ है वो है बेटा ईंधन सेल। तो पहले तो हेडिंग लगा देता हूं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये किस चिड़िया का नाम है, किस बला का नाम है। ईंधन सेल।
ईंधन सेल में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ईंधन लगाएंगे जो क्या बनाएगा, रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा, है ना। तुम ये मत समझो यार कि पेट्रोल जला करके तुमको जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, वो अलग चीज हो गई। वहां तो बर्न कर रहे हैं, वो पिस्टन ढकेल रहा है, मोटर घूम रहा है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो, तो पूरा मैकेनिकल पार्ट हो गया। यहां पर हम लोग ईंधन को जलाते नहीं है, ईंधन से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं और उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पत्ति करते हैं ना। एक मिशन था अपोलो मिशन। अपोलो मिशन में नासा से अंतरिक्ष यात्री उड़े थे, चंद्रयान बोलेंगे तो समझ आएगा, वो चंद्रमा में गए थे, वहां से लौट के आए थे। अब हुआ होगा, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, 60-70 दिन का टूर हुआ होगा, है ना। एग्जैक्ट कितना था तुम गूगल सर से पूछ लेना, वो बता देंगे। बट वहां पर एक बैटरी का उपयोग किया गया था, है ना, उसको बोलते हैं ईंधन सेल। और अभी जो हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं वही वाली बैटरी है जो अपोलो मिशन में यूज हुई थी। इसमें मस्त बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में उपयोग में लाया गया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन है जिससे बैटरी चार्ज होती है, मतलब बैटरी जिससे विद्युत धारा उत्पन्न करती है, और इससे पानी बनता है, मतलब H2O बनता है। तो अंतरिक्ष यात्री यहां से जो गए और उतना दिन रहे, उसमें उनको पानी पीने की जरूरत तो पड़ती ही होगी। तो पानी के लिए उनको पानी लेके नहीं गए थे, मतलब जो पीने के लिए पानी चाहिए था वो लेके नहीं गए थे, वो सेल से जो बनता था उस पानी को पीते थे। तो इतना बढ़िया चीज, मतलब तुम मशीन भी चला लो, लैपटॉप भी चल रहा है तुम्हारा मस्त, है ना, ठीक, और लैपटॉप तो चल ही रहा है और साथ में लैपटॉप के चलने के लिए पानी बन रहा है, और पानी भी पियो मस्त, है ना, तो बढ़िया था। अब क्या है, देखो यार, अंतरिक्षयान में जा रहे हैं तो अंतरिक्षयान का द्रव्यमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सटीक द्रव्यमान का जब तक अंतरिक्षयान ना हो तब तक तुम उसे एक सटीक कक्षा में नहीं पहुंचा सकते, है ना। थोड़ा ज्यादा ईंधन डाल देंगे तो अंतरिक्षयान पृथ्वी से पलायन कर जाएगा, और थोड़ा कम दे पाए तो नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं। अब तुम सोच के देखो कि तुम एक हाइट पे खड़े हो, है ना, नहीं, और मैं यहां से खड़े होकर के तुम्हारे को एक बॉल फेंक रहा हूं, और मैंने अगर ऐसे बॉल फेंका, यहीं से गिर गया, तो तुम कैच कर पाओगे क्या। तो ये वो कक्षा है जहां पर अंतरिक्षयान को जाना है। अगर हम यहां से फेंकेंगे और कम ऊर्जा देंगे तो नीचे गिर जाएगा पृथ्वी पर वापस, और ज्यादा ऊर्जा देंगे तो पल्ला, तुम धरिच नहीं पाओगे, हैं। इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी कि वो जाए तुम्हारे पास और उस कक्षा में स्थापित हो, है ना, जरूरी है ना। तो अंतरिक्षयान का एक नियत वजन होता है, तो उसमें हर चीज का, जैसे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको भी बोला जाता है कि आपका द्रव्यमान इससे कम या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ना तुम अपना वेट कम कर सकते हो ना बढ़ा सकते हो, भैया सेम रखो, है ना, ठीक। तो उस वेट के हिसाब से ही लिया जा सकता है ना, उतना ईंधन भरना पड़ेगा अंदर, है ना। तो पूरा कैलकुलेटेड होता है सब कुछ, है ना। तो यहां पर उसी लिए एक सेल बनाया गया जो कैलकुलेटेड था, ताकि एक्स्ट्रा पानी की जरूरत ना हो, पानी हम साथ में लेके चले, वहीं से बन जाए, जितना जरूरी हो मिल जाए, है ना। इसके लिए ईंधन सेल का उपयोग किया गया। तो जो ईंधन सेल हमारे सिलेबस में है उसको डिस्कस करता हूं। ईंधन सेल में क्योंकि हम लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी अति क्रियाशील गैसें, अति ज्वलनशील गैसों का उपयोग करना है, इसीलिए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग स्टील चैम्बर ले लेते हैं। स्टील का चैम्बर है ना, स्टील का कक्ष है, बढ़िया मोटा तगड़ा, अंदर में हाइड्रोजन गैस रखने, लीक नहीं होना चाहिए। गलती से लीक हुआ ना रे, अब फूट गया और क्या, है ना, ठीक। गाड़ी में बम लगाने की जरूरत नहीं है ना, खाली ईंधन से लगा दो, समझ आ रहा है कुछ, और उससे भी बम का पूरा काम हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे अति क्रियाशील गैसों का उपयोग करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो नलियाँ लेंगे, एक इस तरफ से है और एक इस तरफ से। एक तरफ से हम लोग क्या डालेंगे, हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ से क्या लेंगे, ऑक्सीजन।
तो इस तरफ से सपोज मान लेते हैं हम क्या भेजेंगे, हाइड्रोजन गैस, और इस तरफ से हम लोग क्या भेजेंगे, ऑक्सीजन गैस। ये दोनों किसके रूप में, ईंधन के रूप में। ठीक, इसका प्रवाह बनाएंगे। बीच में क्या होता है, ग्रेफाइड, ऐसे ग्रेफाइड की दीवारें होती हैं। हमको पता है ग्रेफाइड जो है वो पोरस होता है, पोरस मतलब छिद्र युक्त होता है। तो वहां से तुम देखोगे कि आसानी से गैस जो है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकल सकता है। बीच में थोड़ा सा ओपनिंग रखना है यहां से, इस तरह बेटा। इसके बीच में हम भर देते हैं एक विद्युत अपघटनी विलयन, और वो होता है क्षार KOH का। ठीक, ये जो ग्रेफाइट की दीवारें होती हैं इनका कुछ भाग कक्ष से बाहर निकला रहता है, बट एयर पैक बनाना है चेंबर को, है ना बेटा। याद रखना, हवा गलती से लीक हो गई, यहाँ से गैस लीक हो गई तो फिर तो आग लगी जाएगा, है ना, मतलब बहुत ही दिक्कत। ठीक है, तो वही ग्रेफाइट के भाग निकले हुए हैं, है ना, एयर पैक करके निकाल दिए हैं, और वहाँ से हम देखेंगे कि रिएक्शन होगा। कुछ नहीं, बस इतना ही चाहिए। एक चैम्बर में तुमको हाइड्रोजन गैस भरना है, दूसरे में तुमको ऑक्सीजन गैस भरना है। दोनों KOH विलयन में, या क्षार NaOH ले सकते हैं उसकी जगह, KOH की जगह। प्रबल क्षार के विलयन से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेंगे, इस बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी और ये ईंधन सेल की तरह कार्य करने लगेगा। ठीक है, इस वाले लेफ्ट चैम्बर में कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन, और राइट चैम्बर में कौन सी गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, ईंधन सेल में रासायनिक अभिक्रिया अगर लिखते हैं हम, होगा क्या, बहुत ही प्यारा है। हाइड्रोजन जो है गैस, वो हाइड्रोजन आयन में बदलेगा और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक, और ऑक्सीजन जो गैस है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन -2 आयन में बदल जाएगा। इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, वहां 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ऊपर वाले रिएक्शन को कितने से गुणा कर देते हैं, 2 से। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा बताओ, थोड़ा पहले जगह बना लेते हैं, इसको नीचे खिसका ले रहा हूँ। रिएक्शन क्या बन जाएगा, हो जाएगा 2H2 गैस गिव्स 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो तुम देख रहे हो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से +1 ऑक्सीकरण अवस्था में बदल रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो किसकी तरह काम करेगा ये वाला हिस्सा, एनोड, और यहाँ अपचयन हो रहा है, 0 से -2 में बदल रहा है, तो ये क्या होगा, कैथोड। अब एनोड और कैथोड से बने आयन कहाँ पर हैं, ये विलयन में है। अब आयन यहाँ होंगे, गैस इधर होगी, यहां से उधर गुजरते समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, वहां से इधर आते समय ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। इस बीच में तुम जो चाहो उपयोग में लाओ भाई, है ना। इस बीच में अगर तुम एक बल्ब जोड़ रहे हो, बल्ब में नहीं, तुम जो चाहो जोड़ सकते हो, है ना, सब चलेगा। ठीक, धारा बहने लगेगी, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगेगा, है ना। ठीक है, अब तुम देखोगे कि ये जो 4H प्लस है, अगर वो 2O-2 से रिएक्ट करे तो क्या बना लेगा, H2O, ये लिक्विड होगा, ये दोनों एक्वस है। ठीक, तो इस तरह से जल बनता है जिसका शोधन कर पीने के रूप में उपयोग किया जा सकता है। KOH तनु हो जाएगा तो फिर उससे KOH को अलग कर, जल को अलग कर, छान कर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं पीने के लिए। क्या फायदा है इसमें, चार्जिंग वार्जिंग का झंझट नहीं है, ईंधन डलाओ, बैटरी चार्ज, है ना।
मतलब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरते रहे हम तो ये बैटरी कभी बंद ही नहीं होगी, कंटिन्यूअस इससे हम लोग ऊर्जा लेते ही रहेंगे। वो सीसा संचायक सेल में क्या होता है, उसको चार्जिंग करना पड़ता है। तो अगर किसी तरह से हम लोग ये वाले सेल से ईवी बना लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दें, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिचार्ज करते रहो और गाड़ी चलती रहेगी एकदम, है ना। थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि ये अगर किसी समझदार व्यक्ति के हाथ में नहीं है और वो एक्सीडेंट करता है तो एक्सीडेंट में नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं होगा, वो एक्सप्लोजिव एक्सीडेंट होगा, है ना। एक कार एक ट्रक से टकराई और आसपास की 25-30 कारें उड़ गईं, ऐसा, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, तो बहुत ही अत्यधिक विस्फोटक गैसें हैं। तो इस सेल का उपयोग कर सकते हैं। इसकी अपनी खूबियां जरूर हैं कि इसमें चार्जिंग वार्जिंग का झंझट नहीं है, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है। क्या पॉल्यूशन का, पानी बन रहेगा, है? गाड़ी में तुम हाइड्रोजन गैस भरो, हाइड्रोजन जलाओ और पानी बने, तो पानी बनने से क्या दिक्कत होगी? कोई पॉल्यूशन नहीं होना है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है ना किसी तरह का कुछ भी। स्टील का यूज कर रहे हैं, ग्रेफाइट का यूज कर रहे हैं, क्षार का यूज कर रहे हैं, तो कोई ऐसा केमिकल दिक्कत नहीं है ना। एकदम अच्छी चीजें हैं। बस ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन विस्फोटक है, किसी तरह से अगर हम लोग इसको सुरक्षित बना लें कि इसमें एक्सीडेंट्स ना हो तो शायद इसका व्यवहारिक उपयोग संभव है, वरना तो बहुत जिम्मेदार लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे नासा के वैज्ञानिक या इसरो के वैज्ञानिक, इन लोग यूज करेंगे, है ना। एक किसी भी ऐसे 15 साल से 18 साल या 20-22 साल के लड़के को तुम ऐसे विस्फोटक सामग्री के साथ नहीं छोड़ सकते। दिमाग घूम गया तो बंदा बिल्डिंग में ठोक देगा, बिल्डिंगें उड़ जाएगी, है ना। तो उसके लिए नहीं कर सकते। बाकी ईंधन सेल इस तरह से है, ईंधन सेल में हम ईंधन को जलाकर, ईंधन को यूज कर उसकी सहायता से रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और इस तरह ईंधन सेल जो है हमारा काम करने लगता है। तो फ्यूल सेल हो गया, है ना। इसके साथ हम देखते हैं कि सेल जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब आगे डिस्कस करना है बेटा चैप्टर में संक्षारण। तो संक्षारण है क्या, पहले हेडिंग डाल लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण या जंग लगना, है ना। ज्यादातर लोगों को पूछो जंग लगना क्या है तो सब जानते हैं। क्षारण का एक हिस्सा क्षरण है। क्षरण मतलब होती है किसी तरह की हानि, और किसकी हानि होनी है? धातु की, है ना। तो संक्षारण किसे कहते हैं? वातावरणीय नमी, ताप और कुछ सक्रिय गैसों की उपस्थिति में धातु का अवांछित धातु ऑक्साइड, धातु नाइट्रेट, धातु कार्बोनेट, धातु सल्फेट आदि में क्षरित हो जाने की घटना संक्षारण कहलाती है। फिर से सुनेंगे, क्या बोला? किसी धातु का, है ना, वातावरणीय नमी और कुछ सक्रिय गैसों और उष्मा की उपस्थिति में, हीट भी चाहिए, है ना, की उपस्थिति में धातु ऑक्साइड, धातु नाइट्रेट, धातु सल्फेट, धातु कार्बोनेट आदि में क्षरित हो जाने की घटना क्या कहलाती है? संक्षारण। संक्षारण में हम देखते हैं कि धातु जो है वो भिन्न चीजों में क्षरित हो जाता है, उसमें वेस्ट हो जाता है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? संक्षारण। ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को लगता है खाली ऑक्साइड ही बनता है ना। और धातु में संक्षारण होना जो है ना वो उसका मौलिक गुणधर्म है भाई, है ना। बहुत लोगों को लगता है सोना में जंग नहीं लगता, चल बे, सच में सोना धातु नहीं है क्या? है, चमक होती है, सुचालक होता है, खनक होती है, ऐसे पीटने से ठन ठन करता है। तो सब होता है तो क्षरण क्यों नहीं होगा? क्षरण भी होता है, हाँ दर कम होती है, ये समझ सकते हैं। कुछ धातु में संक्षारण की दर अधिक होती है, किसी में कम होती है। प्लेटिनम में बहुत कम होती है, सोने में कम होती है, चांदी में कम होती है। पर तुमको ये पता होना चाहिए कि सब संक्षरित होते हैं। कोई एकदम नया सोने का गहना पहन के आया तो नहीं पहचान लेंगी सारी आंटियां, है ना। हाँ, नया वाला गहना पहना है बोल करके फट से पहचान लेते हैं ना। फिर वो पुराना हो जाता है तो उतना काहे नहीं चमकता, क्योंकि गोल्ड के ऊपर में गोल्ड ऑक्साइड की परत आ गई है।
चांदी के गहने एकदम नए होते हैं तो एकदम चमचमा जा रहे होते हैं, है ना, थोड़े पुराने होते हैं तो काले पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड की परत आ जाती है। लोहा जो होता है, फ्रेश लोहा एकदम चमचमा जा रहा होता है, जब जंग लगता है तो वो भूरा लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? जंग लगता है तो संक्षारण होता है। तो हर धातु में क्षरण जरूर होता है। हाँ, किसी में दर कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, पर संक्षारण होता ही होता है। तो संक्षारण फाइनली एक बार और डेफिनेशन दे तो क्या? धातु का वातावरणीय नमी, ऊष्मा, कुछ सक्रिय गैसों की उपस्थिति में धातु ऑक्साइड, धातु नाइट्रेट, धातु सल्फेट, धातु कार्बोनेट आदि में क्षरित हो जाने की घटना क्या कहलाती है? संक्षारण। ठीक है, हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। हम पढ़ेंगे कि ये जो संक्षारण नाम की चिड़िया है, इसको विद्युत रासायनिक रूप से हम कैसे समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट उसका क्या है? तो यहां पर मैंने एक आयरन बार लिया, लोहे का रॉड, इसके ऊपर में थोड़ा सा जंग लगा दिया। ये जंग लगा हुआ है नहीं, नया नया साइकिल खरीदते हैं हम तो दिन में 8 बार पोंछते हैं उसको, नहीं पोंछते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो इतना पोंछते हैं कि गलती से थोड़ा सा कीचड़ लग गया तो रास्ते में उतर के पोंछना चालू है। ठीक है, कोई नहीं भाई, मेरे पैंट में पोंछ दूंगा, पैंट गंदा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा नया साइकिल चमचमाते रहना चाहिए। फिर उसमें थोड़ा सा जंग लग जाता है एक बरसात में, फिर क्या, एक बार जंग लग गया तो लगता ही रहता है ना, फिर बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। कोड़ बीमारी है, एक तरफ लगा तो सब तरफ लगेगा। वैसे कुष्ठ रोग भी आजकल क्यूरेबल है, कोई दिक्कत की नहीं। Fe2O3.3H2 होता है जंग, तो ये लग गया है, थोड़ा सा जंग है वहां पर। वातावरण में क्या है भाई? नमी है, जल के कण है, जल है, उसके बाद साथ में और कौन है? कुछ उत्प्रेरक गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक, ये कुछ सक्रिय गैसें हैं, इनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक का काम करती हैं। उत्प्रेरक किनको बोलते हैं? जो अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं। नहीं, अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेगा, पर बढ़ाएगा जरूर, अभिक्रिया दर को अच्छे से बढ़ा देगा, है ना, या कम भी कर देगा। दोनों तरह के उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक उत्प्रेरक, है ना। जो खुद पार्टिसिपेट ना करे पर क्या करे, तुमको तुम्हारी अभिक्रिया दर को बढ़ा दे, तुमको ज्यादा काम करने के लिए बोले, है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो लड़ाई में खुद पार्टिसिपेट नहीं होते पर बगल से बताते रहते हैं, मार में मार, उसके गाल में मार, नाक फोड़ दे उसका, सर तोड़ दे, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे बोल रहा है बगल में, है ना, और तुम पीटे जा रहे हो, ठीक, समझ रहे हो? तो वो जो तुम खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और तुमसे सारा काम करा रहा है, वो कौन है? उत्प्रेरक है। तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? यहां पर उत्प्रेरक है। जल अभिकारक है, आयरन ऑक्साइड, जंग है एक, और ये आयरन है, लोहा है। इसमें जंग लगने की का विद्युत रासायनिक सिद्धांत हमको समझना है। इसके साथ साथ हमको जरूरत पड़ती है वातावरणीय ताप की, वातावरणीय उष्मा की। वातावरण में जो उष्मा उपलब्ध है, जो हीट उपलब्ध है ना, ये बड़ा जरूरी है। अब तुम इस तरह समझो कि जो जल युक्त उष्मा वाला वातावरण होता है ना, अपन देसी में क्या बोलते हैं कि भभक जा रहा है। भभकना समझते हो क्या होता है ना? नहीं समझते तो करना क्या, एक कमरा बंद कर देना, उसमें वेंटिलेटर अगर रोशनदान हो तो उसे बंद कर देना, और अंदर में कूलर चला देना पानी भर के। थोड़ी देर में ना तुम्हारे से भी पुटू निकलने लगेंगे, समझ रहे हो? पुटू जानते हो हैं? ठीक, क्या होता है? मशरूम कब निकलता है? भभकता है तो निकलता है। हाँ, पानी भी होना चाहिए और गर्मी भी होनी चाहिए। पानी और गर्मी एक साथ मिलकर के एकदम भग करेगा। हाँ, वो भभकने वाले एटमॉस्फेयर में जंग अच्छे से लगता है। ठीक है, जिसमें पुटू अच्छे से निकलता है उसमें जंग भी अच्छे से लगता है, याद रखना। उस वाले एनवायरनमेंट में बहुत ठंडा हो तो जंग थोड़ी नहीं लगता है ना। वो जापान के जो जहाज चाइना में अटैक करने के लिए जा रहे थे, हिमालय के ऊपर से जाते समय बहुत सारे क्रैश हो गए। सियाचिन बॉर्डर के आसपास तुम देखोगे कि वो अंदर गिर गए हैं और वो उनके ऊपर बर्फ आ गई। वो जहाज अभी भी परिरक्षित हैं, उनको उनके साथ कुछ नहीं है ना। वो सेकेंड वर्ल्ड वार के जहाज है पर आज तक उसमें जंग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो ठंडा है, बहुत बहुत ठंड होगा तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है,
तो उष्मा भी चाहिए, हीट भी चाहिए। तो जब वातावरणीय उष्मा होती है तो क्या होता है, यहां संक्षारण को हम कैसे समझ सकते हैं, इस अवस्था में जो धातु है वो एनोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है धातु? एनोड का। और जो जंग है वो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? कैथोड का। कैथोड का कार्य कौन कर रहा है? जंग। धातु जो है वो किसका कार्य करता है? एनोड का। सक्रिय गैस युक्त वातावरण माध्यमिक विलयन का कार्य करता है। माध्यमिक विलयन इसका कार्य करता है। और जब इस तरह बने किसी विद्युत रासायनिक सेल में, है ना, या विद्युत अपघटनी सेल में बोले, तापीय धारा बहती है, थर्मल करंट बहता है, तो जब भी विद्युत अपघटनी सेल में तापीय धारा बहती है, हम देखते हैं कि एनोड जो है उसका क्षरण होता है और जो कैथोड है उसका भरण होता है। इधर का क्षरण, इधर का भरण, मतलब एनोड धीरे धीरे कम होता जाएगा और कैथोड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है? एनोड धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कैथोड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक। विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार धातु स्वयं एनोड की तरह कार्य करती है। सक्रिय वातावरण व नमी युक्त वातावरण जो है, सक्रिय गैस व नमी युक्त वातावरण जो है वो माध्यमिक विलयन का कार्य करता है। और जो आंशिक रूप से लगा हुआ जंग है वो कैथोड का कार्य करता है। इस प्रकार बने विद्युत अपघटनी सेल में जब तापीय धारा बहती है तो एनोड क्षरित होने लगता है और कैथोड भरित होने लगता है। कैथोड की मात्रा बढ़ती जाती है, एनोड की मात्रा कम होती जाती है। इस तरह से जंग लगने की दर में वृद्धि हो जाती है। इसे कहते हैं जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। अगर हम लोग इसकी रासायनिक अभिक्रिया पर आए, रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा सा टेढ़ा है ना, क्या करेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया भी करेंगे तभी बनेगा, है ना, कोई उपाय थोड़ी नहीं है। होता क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है ना, O2, है ना, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 4 इलेक्ट्रॉन और बदल जाएगा 2O-2 आयन में। ठीक। और ये जो 2O-2 एक्वस आयन है, जब ये 2H2O के साथ मिलते हैं तो बन जाता है 4OH-। और जो ये 4OH- है, जब ये Fe के पास आता है 4OH-, तो 2Fe के साथ ये बना लेता है FeOH होल ट्वाइस। कितने? 2। इस तरह बना जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है FeOH होल ट्वाइस। अच्छा, इसको इस तरह समझो कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कहां से ग्रहण किया? तो कैथोड से ग्रहण किया। ठीक। और यहां एनोड पर क्या हुआ है तो उसको भी देख लो। एनोड पर जो आयरन है वो Fe+2 में बदले हैं और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। तो यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो 2 Fe होंगे, तो 2Fe+2 होगा। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक स्टेप मिस कर रहा था मैं। तो यहाँ हम लोग 2Fe+2 ले लेंगे। ठीक। एनोड पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए? त्यागे गए। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए। अब ये बीच की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। FeOH होल ट्वाइस, 2FeOH होल ट्वाइस जब H2O और वातावरणीय ऑक्सीजन 3/2O2 के साथ मिलता है तो ध्यान देना यहाँ कितने हैं? FeOH, OH, FeOH, OH, 2 OH है, एक H2O हम लिखे हैं और एक ये आधा ऑक्सीजन। बेटा ये 3/2 नहीं होगा, आधा ऑक्सीजन। 1/2O2 अगर लिखें तो एक ऑक्सीजन और है। तो यहाँ कितने H2O बनेंगे बेटा? एक। यहाँ से अगर देखें हम कितने ऑक्सीजन बन रहे हैं, देखो यहाँ एक कितने जल के अणु बन रहे हैं, सॉरी, एक H2O, ये दूसरा H2O, ये तीसरा H2O, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ देखो? 1, 2, 3।
तो क्या बन जाता है, Fe2O3.3H2। रिएक्शन थोड़ा टेढ़ा है, क्या करना है, एनोड पर आयरन ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, कैथोड पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ऑक्सीजन जल के साथ OH- बनाया, OH- Fe+2 के साथ FeOH2 बनाया, FeOH2 जल और वातावरणीय ऑक्सीजन के साथ जंग बना लिया, Fe2O3, है ना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न पदों में लिखा रहता है, बट इसका एक शॉर्टकट भी है। तुम एक छोटा सा रिएक्शन लिख सकते हो और उससे भी जंग लगने का रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो जाएगा। छोटा सा ही है, क्या करोगे, 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस 3H2O, ऐसे लिख लो, और इधर लिख लो Fe2O3.3H2O। अगर आप ये सारे रिएक्शंस को जोड़ दो ना LHS और RHS के साथ, तो जो रिएक्शन आएगा वो यही है। तो तुम जंग लगने के लिए ये एक अकेला रासायनिक अभिक्रिया भी याद कर सकते हो और काम चल जाएगा। तो क्या है जंग लगना, क्या है संक्षारण, हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके रासायनिक अभिक्रिया को डिस्कस किया, और मैंने एक शॉर्टकट बताया कि तुम केवल ये लाइन लिख सकते हो, जंग 3H2O जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा H2O भी हो सकता है, 5H2O 9H2O भी हो सकता है, जल की मात्रा कम ज्यादा अपन कर सकते हैं। बाकी जंग का जो मतलब कम से कम 3H2O तो होगा, तो उतना लेना है, बाकी पानी डालते रहो, कोई इशू नहीं। तुम जंग में पानी डालना देखना कलर बदलता जाता है, ठीक। तो ये हो गया संक्षारण। संक्षारण से बचाव कैसे किया जा सकता है, अगर हम संक्षारण से बचाव कैसे किया जा सकता है पूछें तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे पेंट लगाकर, वार्निश लगाकर, कोई बोलेगा कोल्टार मतलब डामर लगाकर, है ना, ठीक। तो ये तो पेंट लगाकर, इसके ऊपर में अक्रिय धातु की परत चढ़ाकर, ये सारे के सारे एक ही है। ऐसे तुम 5 पॉइंट लिखोगे तो टीचर 1 नंबर देगा बस। इसे हम बोलते हैं रोधिका रक्षण। क्या बोलते हैं इसको, रोधिका रक्षण, रोधिका रक्षण। जब हम किसी धातु के ऊपर एक अक्रिय परत चढ़ा देते हैं जिसके कारण धातु का वातावरण से संपर्क टूट जाता है, धातु का वातावरण से संपर्क अवरुद्ध कर देते हैं, तो यह क्रिया रोधिका रक्षण कहलाती है। इसमें हम करते क्या हैं, धातु के ऊपर एक अक्रिय परत चढ़ा देते हैं जिससे धातु का वातावरण से संपर्क टूट जाता है। वो परत किसी भी चीज की हो, इस तरह से हम धातु को बचा सकते हैं। इसको बोलते हैं रोधिका रक्षण, ठीक है, समझ आया। तो धातु के ऊपर पेंट चढ़ाना, धातु के ऊपर वार्निश लगा देना, धातु के ऊपर में तुम अक्रिय धातु की पर चढ़ा दो, उसको ढक दो, है ना, तो वो सब क्या हो सकता है, रोधिका रक्षण। तो रोधिका रक्षण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अवरुद्ध कर दिया हम लोगों ने धातु को वातावरण से, और इस तरह से हम जो रक्षण है उसको कर सकते हैं। इसको रोधिका रक्षण कहते हैं और धातु में इससे जंग नहीं लगता है। रोधिका रक्षण के बाद जो दूसरे तरह का रक्षण हम पढ़ेंगे वो कहलाता है उत्सर्ग रक्षण, ठीक है। तो धातु को बचाने के लिए हम अगर किसी अधिक सक्रिय धातु का हरण कर लें, मतलब को उसका ह्रास करा ले, है ना। अब मान लो तुम दोस्तों को अपने घर बुलाए हो और फ्रिज में मिठाई है और तुम्हें फ्रिज की मिठाई बचानी है, नहीं मतलब अगर दोस्त घर पहुंच गया, घर में कोई नहीं है, वो खोल के देखेगा फ्रिज में मिठाई है तो थोड़ी नहीं छोड़ेगा, है ना। तुम्हारे दोस्त शायद छोड़ भी दें, मेरे वाले तो नहीं छोड़ते थे, है ना। खोल करके अगर आधा किलो मिठाई हो तो पूरा आधा किलो खत्म, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सब खा जाएंगे, है ना। बोलो कि अब मैं क्या बोलूँ, मम्मी डांटेगी, तो बोले तू नहीं पढ़, दोस्त है इतना तो कर ही सकता है ना। तो फ्रिज में रखी हुई मिठाई को बचाने के हम लोग उत्सर्ग रक्षण कर सकते हैं। फ्रिज खोलने से पहले उनको खाने पीने का दे दो, बेस्ट थिंग। मुर्रा मिक्सचर सान के दोगा, है। मुर्रा मिक्सचर में क्या होता है, आदमी इंगेज रहता है लंबे टाइम तक, है ना, ठीक। वो जल्दी से खत्म भी नहीं होगा, पेट भरे ना भरे आधा घंटा तक गेफलाच रहेगा आदमी, है, खत्म ही नहीं होगा।
है ना। तो तुम अगर पहले से मुर्रा मिक्सचर का चढ़ावा कर दो तो फ्रिज में रखी हुई मिठाई क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो हमने एक चीज चढ़ा दी, इसको क्या बोलते हैं, उत्सर्ग रक्षण। उत्सर्ग रक्षण का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल गैल्वेनाइजेशन है। ये पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन क्या है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लोहे को सुरक्षित रखने के लिए, लोहे को सुरक्षित रखने के लिए, आयरन है, इसको सुरक्षित रखने के लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, तो जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ा देते हैं, जस्ते की, जिंक की। तो सर ये अक्री धातु की परत चढ़ाने से कैसे अलग है, विद्युत लेपन द्वारा हमने लोहे के ऊपर में जिंक की परत चढ़ा दी। विद्युत लेपन जिसमें हम धातु को कैथोड में लेते हैं और जिस धातु की परत चढ़ानी है उसे एनोड में लेते हैं, एनोड से घुल करके वो कैथोड में चिपकता जाता है, विद्युत लेपन कहते हैं उसको। तो विद्युत लेपन द्वारा लोहे के ऊपर में जिंक की परत चढ़ा दी। तो जिंक क्या है, अधिक सक्रिय धातु है। कम सक्रिय धातु अगर चढ़ाएंगे तो रोधिका रक्षण है, अधिक सक्रिय धातु अगर चढ़ाएंगे तो वो उत्सर्ग रक्षण है। अब मान लो इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा जंग लग गया, अब जंग है लगता रहता है, तो मान लो थोड़ा सा जंग लग गया, जंग लगना या थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, सॉरी स्क्रैच आ गया, बोले जंग लगा नहीं, स्क्रैच आ गया, थोड़ा सा स्क्रैच आ गया और थोड़ा सा आयरन जो है वो झांकने लगा। तो होगा क्या कि जिंक अधिक सक्रिय है आयरन से, तो जिंक किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, और आयरन किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह, और वातावरण किसकी तरह काम करेगा, विद्युत अपघटनीय विलयन की तरह। तो जिंक अपना क्षरण करके आयरन में भरण करेगा। तो जो हिस्से में स्क्रैच लगने के कारण धातु खुल गया था वो भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड से भर जाएगा। जिंक में जंग लगा पर आयरन तो सुरक्षित है ना। तो हमने जिंक को चढ़ाया, चढ़ावा किया कि भैया तेरे में जंग लग जाए पर लोहा सुरक्षित हो, है ना। गाड़ियों में जो लेग गार्ड होते हैं ना, हमारे लेग गार्ड नहीं होते, चमचमाते हुए लेग गार्ड, वो उसके ऊपर में गैल्वेनाइजेशन ही होता है। लेग गार्ड क्यों होता है, ताकि जब हम गिरे तो टांग बच जाए, गार्ड टेढ़ा हो जाए, मतलब गार्ड में चोट लगे, टांग बच जाए। कुछ लोग छोटा वाला लेग गार्ड लगाते हैं और लंबे लंबे टांग बाहर निकालते हैं, ठीक, उन लोगों का टांग ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि वो टूट जाता है, लेग गार्ड बच जाता है, ठीक है। तो लंबे लंबे लेग गार्ड लगाओ, बहुत लंबे नहीं रहने तो पता चला बगल वाले को खींचते चल रहे हो तुम, है ना, ठीक है। सही साइज के लेग गार्ड लगाओ, ठीक। उसमें लोहे के ऊपर में किसकी परत लगी रहती है, जिंक की, इससे उसमें जंग नहीं लगता, लोहा कमजोर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ उत्सर्ग रक्षण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल गैल्वेनाइजेशन है। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं जिसके कारण जंग नहीं लगता, हल्का फुल्का स्क्रैच लगता है तो भी वो भर जाता है, लोहा हमारा सुरक्षित रहता है। तो दूसरा विधि हो गया उत्सर्ग रक्षण। विधि नंबर 3, इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक विधि। विद्युत रासायनिक विधि में हम क्या करते हैं कि धातु के समीप उससे अधिक सक्रिय धातु रख देते हैं ना। जैसे कि वो अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइंस होते हैं, गैस के पाइपलाइन अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर में, जमीन के अंदर में, है ना। आजकल वो लाइन नहीं लगाना पड़ता, अच्छे सिटीज में देखोगे तो पूरे के पूरे मोहल्ले में जैसे लाइट का वायरिंग हुआ है वैसे गैस की पाइपिंग हुई रहती है। अब गैस पाइप लाइन है, सोचो एलपीजी बह रहा है और गलती से कहीं पर जंग लग करके लीक हो गया तो फिर तो क्या होगा, है। आदमी को रोज खरीद के लाने की जरूरत नहीं, खाने के लिए खुद बन जाएगा, वो रेडी टू ईट हो जाएगा, फटाफट उसी समय खाने योग्य, है ना, ठीक, उसी समय भुन जाएगा वो। क्यों, क्योंकि गैस है ना। पेट्रोल टैंक जो होते हैं वो जमीन के अंदर में गड़े होते हैं, लोहे के बने टैंक होते हैं, तो उनको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अगर लोहे का बना हुआ टैंक है जमीन के अंदर तो उसको बचाने के लिए हम लोग, ये लोहे का टैंक है सपोज, तो उसके आसपास हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर टीन के इलेक्ट्रोड गाड़ देते हैं, टीन के। तो यहाँ विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। कैसे, जमीन के अंदर तुमने आयरन की टंकी को गाड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जमीन है सपोज और ये गड़ा हुआ है ना, ठीक है, आयरन की टंकी है, बंद कर देते हैं टंकी को, खुला टंकी का क्या फायदा, है ना। इसमें सपोज पेट्रोल है तुम्हारा, तो यहाँ पर ये जो टीन के रॉड है वो किसकी तरह कार्य करेंगे, एनोड की तरह, और लोहा किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। तो टीन विलय होगा
और लोहे में चिपकेगा। तो धीरे धीरे तुम देखोगे टीन ऑक्साइड की परत जो है वो लोहे के ऊपर में चिपकती जाएगी। कोई भी लोहे के टुकड़े को अगर जमीन में गाड़ दो तो तुम थोड़े दिनों में देखते हो कि वो मोटा तगड़ा होके निकलता है ना, क्योंकि आसपास स्थित अधिक सक्रिय धातु चढ़ जाएगा। तो हमारा लोहे का टंकी के तो चारों ओर टीन ऑक्साइड जमा हो गया है, तो और मजबूत हो गया ये, है ना, ये कमजोर होने की जगह अधिक मजबूत हो गया। अगर यहाँ टीन नहीं गाड़ते तो ये लोहे में जंग लगता तो कमजोर होता, पर आसपास अधिक सक्रिय धातु की परत लगा दें तो उससे क्या होगा, वो जो हम लोग का धातु का पाइप है या धातु की टंकी है उसमें जंग नहीं लगेगा और वो बचा रहेगा। इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक विधि। एक होता है जंग विरोधी विलयन लगाना, जंग विरोधी विलयन लगाना। धातु के ऊपर, धातु को जंग लगने से बचाने के लिए धातु को जंग विरोधी विलयन में डुबोया जा सकता है। अलग अलग कार कंपनियों के अलग अलग जंग विरोधी विलयन होते हैं, और तुम किसी कार कंपनी का जंग विरोधी विलयन पूछोगे तो लोग बताते नहीं, वो उनका सीक्रेट रेसिपी है ना, वो नहीं बताते, है ना। ऐसे अगर तुम कोई भी अच्छी कार ले लो, है ना, ठीक, जैसे फरारी वरारी ले लो, अब फरारी को एक विलयन के अंदर डुबो के रखते हैं बनने के बाद, मतलब उसकी बॉडी के बनने के बाद, ठीक, थोड़ी देर तक डुबो के रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है उसमें, वो तो एल्यूमिनियम की गाड़ी है ना, तो एल्यूमिनियम का रासायनिक जो विलयन है उससे अभिक्रिया हो जाता है, जिससे कि उसके ऊपर एक रासायनिक परत चढ़ जाती है। किसके ऊपर? एल्यूमिनियम के ऊपर। अब उस परत के कारण, उस परत के होते हुए जंग नहीं लगता, इसको बोलते हैं जंग विरोधी विलयन लगाना। अलग अलग जगह अलग अलग होता है। वैसे एक जंग विरोधी विलयन का नाम बता दे रहा हूँ, हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फाइड। इसका उपयोग हम जंग विरोधी विलयन के रूप में कर सकते हैं। धातु को अगर इस विलयन में डुबो दिया जाए तो धातु में जंग नहीं लगेगा। तुम जंग विरोधी विलयन अपनी गाड़ियों में लगा सकते हो, तो जो उसके मेटल चमकते हुए पार्ट हैं, बरसात से पहले पहले उसके ऊपर जंग विरोधी विलयन का एक कोट लगा दिया करना, जिससे तुम्हारा धातु जो है वो जंग लगने से बचा रहेगा। ठीक है, तो रोधिका रक्षण, उत्सर्ग रक्षण, विद्युत रासायनिक विधि, जंग विरोधी विलयन लगाना, ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम संक्षारण को रोक सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं, है ना, उसकी दर को घटा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये संक्षारण से बचाव है। संक्षारण है क्या? तो धातु का वातावरणीय नमी, उष्मा की उपस्थिति में, सक्रिय गैसों की उपस्थिति में धातु ऑक्साइड, धातु नाइट्रेट, धातु सल्फेट, धातु कार्बोनेट आदि में क्षरित हो जाने की घटना क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। इसके बचाव पर डी हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं ना। जंग लगकर भी जंग थोड़ा लग भी जाए तो उससे भी जंग लगना बच जाता है ना। वो ब्रह्मा जी का मंदिर जो है साउथ में, उसके सामने में जो लोहे का दंड है, वो कई सैकड़ों साल हो गए, उसको कुछ नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जंग की एक परत लग गई है। और होता क्या है कि जंग परतीय घटना है, तो अगर एक ऊपर वाली परत में जंग लगा है तो अंदर नहीं लगेगा, अंदर बचा रहेगा। तो जब तक तुम उसको कुरेद के निकालोगे नहीं तब तक धातु दिखेगा नहीं, तो फिर उसमें जंग नहीं लगेगा। तो जंग लगते भी, है ना, नहीं। कई बार क्या होता है, अगर तुम समोसा रखे हो पर चाहते हो कि इसको कोई ना खाए, तो सबसे बढ़िया है कि एक मुंह मार के जाओ, एक मुंह मार लो और रख दो, तो कोई भी आके देखेगा, बोलेगा यार इसको तो कोई खाया हुआ है, तो फिर नहीं खाएगा, है ना। तो जंग मतलब जूठा है तो नहीं खाएगा, है ना। कुछ लड़के उसमें भी नहीं मानते हैं, है ना, बोलते हैं मेरा जूठा चलता है ना। ठीक है, तो वो देख लेना भाई, ऐसे दोस्त हो तुम्हारे तो। पर थोड़ा जंग लगा हो तो भी जंग लगने से बचाया जा सकता है, मतलब जंग लगाकर भी जंग लगने से बचाया जा सकता है ना। अगर कहीं पर, जैसे कि बहुत लोगों का ये आदत होता है, खिड़की दरवाजे के जो ग्रिल होते हैं उसमें जंग लगा होता है तो उसको चाकू में पकड़ करके साफ करते हैं, फिर उसके ऊपर पेंट नहीं चढ़ाते, फिर रख देते हैं, तो वो अपना धातु क्षरित कर रहे हैं। ऊपर में जंग लगा हुआ परत को अगर तुम नहीं हटा दोगे तो फिर धातु दिखने लगेगा, उसमें फिर जंग लग जाएगा। तो इस तरह से धातु धीरे धीरे क्या होता जाएगा? क्षरित होता जाएगा ना। तो थोड़ा सा जंग लगा हो तो भी संक्षारण से बचाव किया जा सकता है। इस तरह से बेटा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके सारे टॉपिक ऑलमोस्ट शायद खत्म हो गए हैं। अगर गलती से कोई टॉपिक छूट गया हो तो कमेंट करो, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसको बताएंगे। बट इस तरह से ये चैप्टर, इसका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। नए चैप्टर में मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।